Am I audible now? Am I audible now? Yes, very good, very good. Is everything fine? So start करते हैं क्लास को. होमवर्क हो रहा है आपका? होमवर्क हो रहा है बेटा? मुझे बताना कि रेस नंबर 30 तक दे दिया था ना? होमवर्क कहां तक दे दिया हूं रेस में? रेस नंबर प्लीज रेस नंबर जहां तक दे चुका हूं 30. तो रेस 31 आप होमवर्क ले लीजिए. मुझे एक चीज और बताना, S1 और O1 ऑलमोस्ट कंप्लीटली दे दिया था होमवर्क. आप कर रहे हैं? हो रहा है? डन. सॉल्यूशन जहां जहां नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन आपने देखा, समझ में आ गया? हिमाक्षी जैन, युवराज शेखर बताओ. अदिति, हाँ हिमाक्षी जैन आपने भेजा तो है कुछ डाउट, हमने रिप्लाई नहीं किया है. नहीं ठीक है. एक्चुअली आदत छूट गई है मेरी कुछ दिनों से. आज कर दूंगा, पक्का पक्का कर दूंगा आज रिप्लाई. व्हाट्सएप पे नहीं, आप तो प्लीज LN प्लस या उस पे ई सोल्यूशन ऐप. हिमाक्षी जैन आप व्हाट्सएप नहीं, LN प्लस और ई सोल्यूशन ऐप पे भेजो, मैं रिप्लाई कर दूंगा. हेलो, गुड मॉर्निंग. ठीक है हिमाक्षी जैन, जो आपने भेजा है उसका तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, आज कर दूंगा पक्का. रेस 31 आपका होमवर्क है. मुझे बताओ S1 और J मेन में भी कोई डाउट है क्या? S1 एंड J मेन में भी कोई डाउट है क्या, या हो जा रहा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने भेजा है उसके अलावा? वन डाउट. तो आपने भेजा क्यों नहीं मुझे?
प्रज्वल भारद्वाज आपने भेजा क्यों नहीं, ये कि एक डाउट है डिस्कशन के लिए। तो ऐसा करो प्रज्वल भारद्वाज, अगर एक डाउट है भी, हाँ पूरा दिया था मैंने, अगर एक डाउट है भी तो आप मुझे अगली क्लास तक, किसी को कोई डाउट है ना तो अगली क्लास कल नहीं परसों होगी, आज कौन सा दिन है, परसों होगी ना मेरी अगली क्लास, हाँ तो आप कल तक मुझे भेज दो क्वेश्चन नंबर डाउट के साथ, ये ऐसे लिख के कि S1 क्वेश्चन नंबर इतना या O1 क्वेश्चन नंबर इतना। मैं मान के चल रहा हूँ कि S1 O1 मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आपने बना लिया, कोई डाउट है एक आध अगर तो भेज देना मुझे। अब मैं एक नया दे रहा हूँ और वो दे रहा हूँ जे मेन, जे मेन आपको पूरा दे रहा हूँ, जे मेन। तो जे मेन आपका होमवर्क है। अब किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है, अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है। अच्छा जेई मेन दे दिया था, अच्छा तो जेई मेन अगर मैं दे दिया था तो अब आप ले लो जे एडवांस पूरा, जे एडवांस पूरा। अब किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बोलो। सो आज होमवर्क है जे एडवांस पूरा, और स्क्रोडिंजर मॉडल का कुछ क्वेश्चन होगा जो हो सकता है आपसे जे मेन में या S1 में या O1 में आपने छोड़ दिया होगा। तो वो चूंकि आज ये मॉडल खत्म हो जाएगा तो स्क्रोडिंजर मॉडल के वो सारे क्वेश्चन जो S1 O1 और जे मेन में है आपने छोड़ दिया है, उन सारे क्वेश्चंस को करना है। तो आपको होमवर्क क्लियर हो गया कि इस अब क्या करना है। अब चलिए मैं पढ़ाता हूं आपको। स्टडी ऑफ 1s कर दिया था, स्टडी ऑफ 2s कर दिया था। अब देखिए स्टडी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। स्टडी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स आज बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 2p ऑर्बिटल का साई आर होता है 1/2√6 इंटू 1/a0 का पावर 3/2 इंटू सिग्मा इंटू e का पावर -σ/2, ये होता है साई आर। यहाँ पर सिग्मा, वेयर सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 2ZR, Z1 ले लो, 2R अपॉन NA0। अगर साई थीटा फाई की बात करें तो साई थीटा फाई px ऑर्बिटल के लिए अलग होगा, px ऑर्बिटल के लिए होगा 3/4 पाई का पावर हाफ। रटना नहीं है ये सबको, मैं भी देख के ही लिख रहा हूं। साइन थीटा कॉस फाई, जो रटने वाला पॉइंट है वो मैं आपको पहले से बोल चुका हूं। रटने वाला पॉइंट है जनरल फॉर्म रेडियल फॉर्म में, उससे एन और एल कैसे निकालते हैं ये समझने वाला है। और ये रटना है कि साई थीटा फाई एस ऑर्बिटल के लिए थीटा फाई से इंडिपेंडेंट होता है, और जेड ऑर्बिटल के लिए सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड नहीं करता है। यही पॉइंट रटने हैं बस। साई थीटा फाई पी बाई ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, तो पी बाई ऑर्बिटल के लिए होगा 3/4 पाई का पावर हाफ साइन थीटा साइन फाई, और साई थीटा फाई पीजेड ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, तो ये होगा 3/4 पाई का पावर हाफ कॉस थीटा। ये हमने साई आर क्या होगा, ये रेडियल फंक्शन लिख दिया 2p ऑर्बिटल के लिए, और एंगुलर फंक्शन लिख दिया। अब जरा सा देखो, यहां से देखो, यहां से देखो सिग्मा का पावर l होता है तो l बराबर 1 हो गया। नहीं, अदिति जी आप पूछ रहे हैं एंगुलर वेव फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है, तो मेरा आंसर है नहीं, जनरल फॉर्म नहीं होता और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा ना। आपको अगर याद रखना है तो सारे px का तो एक ही होगा, सारे py का एक ही होगा, सारे pz का एक ही होगा। तो इतना खाली याद रखो ना कि px में थीटा फाई दोनों होगा, py में थीटा फाई दोनों होगा, और pz में ओनली थीटा होगा। जनरल फॉर्म नहीं होता है। l बराबर 1 हो गया।
और पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल का डिग्री n माइनस l माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n बराबर 2 हो जाएगा। देयरफॉर ऑर्बिटल हो जाएगा बेटा, ऑर्बिटल हो जाएगा 2p। एक और पॉइंट है कि नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड वो 0 होगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर होगा n माइनस l माइनस 1 और ये आएगा 0। अब देखिए हम ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए किसका ग्राफ खींच रहे हैं, 2p ऑर्बिटल का ग्राफ खींच रहे हैं। 2p ऑर्बिटल का ग्राफ है साई r वर्सेस r ग्राफ है और 2p ऑर्बिटल का ग्राफ है। तो मुझे बताइए 2p ऑर्बिटल का साई r वर्सेस r ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होगा या ऊपर से शुरू होगा? ऑरिजिन से शुरू होगा। वेरी गुड युवराज शेखर, ऑरिजिन से शुरू होगा और इसमें कोई नोड नहीं है, मींस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ग्राफ होगा ऐसा। कोई नोड नहीं है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और ऑरिजिन से शुरू होगा, तो ग्राफ होगा ऐसा। पहले ग्राफ में किसी को दिक्कत है? वेरी गुड। अगर हम साई स्क्वायर आर वर्सेस आर खींचे, हमें पता है यही ग्राफ है, बस स्क्वायर किया हुआ है, तो ग्राफ का नेचर मोर और लेस ऐसा ही होगा। साई स्क्वायर आर वर्सेस आर है। अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर खींचे, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर खींचे, तो भी ग्राफ ऐसा ही होगा। देखो एक्स एक्सिस को कहीं कट करना नहीं है क्योंकि नोड नहीं है, हमें पहले से पता है ये ऑल द 3 ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ का नेचर तीनों में सेम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्राफ ऐसा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूं जिसे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रूफ में मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है और उस लेवल की मैथमेटिक्स हमें पढ़ना नहीं है। तो प्लीज एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसे रट लेना, फॉर्मूला का प्रूफ नहीं बता रहा हूं, तो उसे नोट में लिख देता हूं। देखो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कैसे निकालना ये भी बता दिया था कि हमें 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर को p मान लेना है और फॉर p टू बी मैक्सिमम dp अपॉन dr को 0 करना है, और जहां पर dp अपॉन dr 0 होगा जिस r के वैल्यू के लिए, वो r का वैल्यू आएगा मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। बट कभी कभी एवरेज रेडियस पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है, एवरेज रेडियस या एवरेज डिस्टेंस किसी ऑर्बिटल के लिए। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं प्लीज कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे r दोनों तरफ ब्रेसेस हैं, फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स, वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम आयन can be calculated by the formula R बराबर होगा A नॉट बाई 2 इंटू 3n स्क्वायर माइनस L इंटू L प्लस 1। ये एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और जब भी एवरेज डिस्टेंस पूछे बिना कुछ सोचे समझे आप इस फॉर्मूला को लगाओ। कैसे आया ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स चूंकि इसके डेरिवेशन में मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, जो आपके स्कोप से बाहर का है, इसलिए नहीं बता रहा हूं, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एवरेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a नॉट बाई 2 इंटू 3n स्क्वायर माइनस L इंटू L प्लस 1, ये होता है। अब देखिए फॉर 1s ऑर्बिटल
आप मुझे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के लिए एवरेज डिस्टेंस क्या होगा फॉर 1s ऑर्बिटल, आप मुझे बताओ आर कितना होगा, आर बताओ ए नॉट के टर्म में कितना होगा। हाँ 3/2 ए नॉट मीन्स 1.5 ए नॉट, वेरी गुड। फॉर 2s ऑर्बिटल आर बताओ कितना होगा, फॉर 2s बताइए 6 ए नॉट, वेरी गुड वेरी गुड, आर होगा 6 ए नॉट। फॉर 3s ऑर्बिटल आर बताओ कितना होगा, 3s के लिए आर कितना होगा 27/2, 13.5 ए नॉट, वेरी गुड। फॉर 3p ऑर्बिटल आर बताओ कितना होगा, 3p के लिए बोलो। पच्चीस बाई टू, हाँ 12.5 ए नॉट, वेरी गुड एंड सो ऑन। तो मैंने इससे डेराइव नहीं किया और ये बोल के डेराइव नहीं किया कि मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, वो बियॉन्ड स्कोप है हमारे सिलेबस के, बट फॉर्मूला अपन याद रखते हैं और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है और उसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ। कौन कौन, साई आर वर्सेस आर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, and 4 pi r square psi square r versus r for 3s 3p for 3s and 3p orbitals. देखिए ग्राफ, तीनों ग्राफ ड्रॉ करना है 3s के लिए और फिर ड्रॉ करना है 3p के लिए। फॉर 3s देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करो, n की वैल्यू निकालो, n3 हो गया, l की वैल्यू निकालो, l0 हो गया, और उसके बाद नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, और नंबर ऑफ रेडियल नोड होगा n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2। अब ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ बना रहे हैं साई आर वर्सेस आर, पहला ग्राफ बना रहे हैं साई आर वर्सेस आर। तो एस ऑर्बिटल है, आपको पता है एस ऑर्बिटल का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है साई आर वर्सेस आर और साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, और धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अब दो नोड हैं, कितने नोड हैं, दो नोड हैं, तो ऊपर से शुरू होगा, दो नोड कट कर गया और छोटा होता जा रहा है, ये नोड है और ये नोड है। देखिएगा ग्राफ ऐसा होगा, समझ में आ रहा है, साई आर वर्सेस आर। अब पीक छोटा होता जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ये कैसा होगा, तो साई स्क्वायर आर वर्सेस आर भी ऐसा ही होगा, बट निगेटिव साइड में नहीं होगा कुछ। सो
बस ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और छोटा होता जाएगा, और क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये नोड है, ये नोड है। समझ में आ रहा है साई स्क्वायर आर वर्सेस आर? बताना। यस। अब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर कैसा होगा? 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। तो जब 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एस ऑर्बिटल का ग्राफ भी ऑरिजिन से शुरू होता है, अब पीक इसमें बढ़ता जाता है, बाकी में पीक घटता जाता है। जब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर के ग्राफ में पीक घटता जाता है, तो ऐसा होगा। दो नोड है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो जरा सा 3p का आप बना के दिखाओ। 3p का एक और पॉइंट हमने पिछली क्लास में बोला भी था, हम देखते हैं आपको याद है कि साई स्क्वायर आर देता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एस ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर आर का वैल्यू मैक्सिमम होता है आर बराबर 0 पर। तो यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर आर बराबर 0 तो न्यूक्लियस का सेंटर है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम कैसे आ सकती है? क्या बताया था इसके लिए? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर बीच वाला ग्राफ देखिए, बीच वाला ग्राफ में साई स्क्वायर आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। कहां पे? जब आर का वैल्यू 0, और आर का वैल्यू 0 मीन्स वो न्यूक्लियस का सेंटर है। न्यूक्लियस के सेंटर पर साई स्क्वायर आर मैक्सिमम कैसे हो सकता है? क्योंकि साई स्क्वायर आर तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है? ये सवाल है। तो मुझे बताओ मैंने क्या बताया था इसके लिए? मैंने बोला था कि न्यूक्लियस के सेंटर में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बट इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है। जैसे कहीं मास 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी 0 होगा। ऐसा बोला था, कुछ याद आ रहा है? यार कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, बोतल में पानी लेके दिखाया था। तो याद आया है ना? तो आप भी आप इस एक्सप्लेनेशन को याद रखिए, कहिए कि ये कोई नई बात नहीं है भाई। न्यूक्लियस के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है एस ऑर्बिटल, बट इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है। डेंसिटी हो सकता है, डेंसिटी की कोई एक वैल्यू हो सकती है कहीं भी। मास 0 है तब भी डेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ कि 3p का ग्राफ आप लोगों ने बनाया? हाँ, 3p का तीनों ही ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फॉर 3p ऑर्बिटल्स। n बराबर 3, l बराबर 1, नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 रेडियल नोड है। अब देखिए 1 रेडियल नोड है, साई आर वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा? साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा, ये देखते हैं। तो साई आर वर्सेस आर ग्राफ 3p ऑर्बिटल के लिए ऑरिजिन से शुरू होगा, और एक नोड है, अब पीक छोटा होता जाता है,
एक नोड आया, अब पीक छोटा होता जाता है तो ऐसा होगा। साई यार गलत बना दिया हमने, नीचे जाएगा और ऐसा होगा, साई में नीचे जाएगा। हाँ, और साई स्क्वायर आर में ऊपर ही रहेगा और पीक छोटा होता जाता है। ये नोड है, ये नोड है। अब 4 पाई आर स्क्वायर में पीक बड़ा होता जाता है। ये नोड है। ग्राफ समझ में आ गया? ऐसा होगा, क्लियर है? यस नो? क्लियर है, वेरी गुड। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कॉलम 1 एंड 2 कंटेंट्स, मैच द कॉलम है, सीधी सी बात है, मैच द कॉलम, मैच कॉलम 1 एंड 2 मैच करना है आपको। इधर कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है। ए में एक फोटो बना हुआ है, फोटो में जो ग्राफ बना हुआ है वो साई आर वर्सेस आर का बना हुआ है। और ग्राफ ऐसा बना हुआ है। बी में भी एक फोटो बना हुआ है और फोटो में जो ग्राफ बना हुआ है वो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ है। और ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, टिंग 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 टिंग। सी है साई थीटा फाई बराबर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाई। मतलब कांस्टेंट लिखा हुआ है, साई थीटा फाई बराबर कांस्टेंट। एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। कॉलम 2 में है P 4s, Q 5px, R 3s और S 6dxy। मैच कीजिए कॉलम। ए का मैचिंग बताइए, बी का मैचिंग बताइए, सी का मैचिंग बताइए और डी का मैचिंग बताइए। ए का पी, ए का पी 1 2 3 नोड है, n माइनस एल माइनस 1 3 नोड है, 3 नोड है और s ऑर्बिटल है ऊपर से ग्राफ। हाँ, ए का पी सही है, ए का पी सही है, वेरी गुड। ए का पी सही है, वेरी गुड। ए का पी 5p, p में तो ऊपर शुरू होता है, 3s हो नहीं सकता, 6d है ऊपर से शुरू हो नहीं सकता, केवल p होगा। ए का सही। बी का क्यू, बी का लगता है एक से ज्यादा होना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर, कितने नोड है? 1 2 3। तो बी का पी क्यों नहीं होगा? बी का पी क्यों नहीं होगा? बी का पी क्यों नहीं होगा अदिति? मुझे तो बी का पी भी लग रहा है, बी का पी लग रहा है। और 5px 5 माइनस 4 3, 3 नोड, 1 2 3 नोड। क्यू भी लग रहा है।
आर नहीं लग रहा, 6D, 6 3 नोड, एस भी लग रहा है, पी क्यू एस तीनों लग रहा है मुझे। बी का पी क्यू एस आ रहा है। सुनो ना, आप बीच में ऐसे ऐसे लिखते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ए का पी होगा, इसमें किसी को डाउट है? यस नो। ए का पी होगा, इसमें किसी को डाउट है? यस नो। वेरी गुड, वेरी गुड। बी का आंसर होगा पी क्यू एस तीनों। बी का आंसर होगा पी क्यू एस तीनों। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ओ, समझ में आ गया अदिति? पी क्यू एस तीनों होगा। सी का आंसर देखते हैं क्या होगा। एस ऑर्बिटल होगा तो पी आर होगा। सी का आंसर पी आर होगा, किसी को डाउट है? नहीं। डी का आंसर एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड होना चाहिए। मींस एल का वैल्यू या तो 1 हो या 2 हो, तो क्यू एंड एस होगा। एक चीज बताना, अब क्वेश्चन कर रहे हो तो समझ में आ रहा है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आसान है। कुछ पॉइंट जो सर ने लिखा है वो याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये भी मैच द कॉलम है। फाइनली क्लास में वही लोग बच्चे हैं जो रेगुलर करते हैं और जो जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरी क्लास में अभी वही लोग बैठे हैं जिन लोग जवाब दे रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बस अपना मेहनत कंटिन्यू करते रहो टिल जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए, फाइनल आईटी एडवांस ना हो, तब तक मेहनत करते रहना। चलिए, ए है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। of the electron in a hydrogen like atomic orbital. B है a hydrogen like 1 electron wave function obeying Pauli's principle. C है shape, size and orientation of hydrogen like atomic orbitals. D है probability density of electron at the nucleus in hydrogen like atom. कॉलम 2 है इधर, कॉलम 2 में है P। P है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Q है एजिमुथल क्वांटम नंबर।
आर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस है इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको मैच कीजिए, प्लीज मैच कीजिए। ए का मैचिंग बताइए, ये IIT 2008 में आया। ए का मैचिंग बताइए। तो ए का मैचिंग आप बताइए क्या? क्यू। अदिति ने बोला क्यू। मेरा कहना है कि ए का जो आंसर होगा वो क्यू भी होगा और आर भी होगा। क्यों? तो एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर हम एल से डिनोट करें तो एल बराबर होता है √अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाई। इसलिए आपने क्यू आंसर कर दिया, वेरी गुड। अब आर भी होगा आंसर। क्यों होगा आर? याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको क्वांटम नंबर में और आज फिर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कि जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एलजेड क्या है? जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये भी मैं आपको पढ़ाया था। ये होता है LZ और ये होता है m इंटू h/2 पाई। तो जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम m पे डिपेंड करता है, तो आंसर होगा Q एंड R। समझ में आया? एक आंसर होगा Q एंड R। क्यों? याद आ रहा है? अब बी देखते हैं कि बी का आंसर क्या होगा। ए का पहले मुझे बताओ, ए क्लियर है नहीं है? क्लियर। व्हाट अबाउट बी? बी का आंसर बोलो। ए हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही है कि ऑल द 4 ऑर्बिटल्स, किसी इलेक्ट्रॉन का ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऑल द 4 क्वांटम नंबर की बात किया है, तो बी का आंसर होगा PQRS। अब बात करते हैं सी के आंसर के लिए कि सी का आंसर क्या होगा। शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। शेप एंड साइज कौन देता है? तो देखिए, साइज तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी मिलेगा, शेप एजीमुथल मास से मिलेगा और ओरिएंटेशन मैग्नेटिक से मिलेगा। सो PQR होगा। सो सी का होगा PQR। मुझे बताना सी समझ में आया नहीं आया? शेप मिलेगा एल से, साइज मिलेगा एन से, ओरिएंटेशन मिलेगा एम से। तो सी का आंसर PQR होगा। अब बात करते हैं डी का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं साई स्क्वायर आर को बोलते हैं। साई स्क्वायर आर किस पे डिपेंड करता है? तो साई डिपेंड करता है एन एंड एल पे, एन और एल पे डिपेंड करता है। तो साई एन और एल पे डिपेंड करता है, तो डी का आंसर होगा P एंड Q। मुझे बताइए सही है या नहीं है? सो जे एडवांस मैंने आपको होमवर्क दिया है और मैं एक पॉइंट जरा सा पढ़ाना चाहता हूं थोड़ा सा, और जरा सा देखिए आप 2 मिनट। एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक।
क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास, उस दिन ढूंढ रहा था तो नहीं मिला। 1 मिनट होल्ड करना आप। क्वेश्चन तो आज मैं बहुत लेके आया हुआ हूं। थोड़ा सा मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जेट कंपोनेंट नहीं समझ आया सर। अच्छा ठीक है, उस पर चर्चा अभी करते हैं। और अदिति राजेश, अदिति, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद करो ना, अपन ने, अभी समझाता हूं मैं आपकी बात, अभी समझाता हूं। देखो कितना पॉइंट आपको समझ में आता है। हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे ही थोड़ा सा पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो दिमाग में रखना तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। हाइवर इसके डायरेक्शन में लफड़ा है, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं बिल्कुल लफड़ा है, बट फिर भी आप ये मानिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होगा रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। और इसे हम कैपिटल एल मान लिए हैं से, कि इसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, मान लिया हमने। अब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसके डायरेक्शन में जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो कुछ पॉइंट आप याद रखना। मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अगर मैं सही बना लिया तो। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये जेड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो रेड बनाया हूं ना, रेड, ये है एल, एंगुलर मोमेंटम। एल मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। किससे? जेड एक्सिस से। डायरेक्शन के बारे में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि एल इज डायरेक्टेड along the axis of rotation। इतना ही पॉइंट बोल सकते हैं एल के डायरेक्शन में कि एल इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देखिए वो भी आप ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ एल कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। It has infinite possible direction in an atom ion।
the Z component of orbital angular momentum is Lz, where Lz is equal to m into h upon 2 pi। मेरी बात सुनिए, ये जो है गोल जो सर्कल, नॉट एग्जैक्टली सर्कल, इलेप्टिकल बनाया हूं, वो इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने का पाथ है और जेड एक्सिस है। तो मैं कह रहा हूं जेड एक्सिस से थीटा एंगल पर भी एल का इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन होता है, 3D में सोच सकते हैं। ये जेड एक्सिस है, एक और पेन होता तो शायद मैं आपको समझा पाता। चलिए ऐसे समझिए, ये जेड एक्सिस है, ब्लैक जेड एक्सिस है, और रेड एल ऐसा है जो कि जेड एक्सिस से थीटा एंगल है। बट ये थीटा एंगल पे देखिए, ये कई डायरेक्शन में हो सकता है, थीटा ही एंगल है जेड एक्सिस से, बट ये कई डायरेक्शन में हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? थीटा एंगल ही है जेड एक्सिस से, बट ये कई डायरेक्शन में हो सकता है। और इस ये जो एल है, इसका अगर हम जेड कंपोनेंट ले लें, जेड एक्सिस में कंपोनेंट ले लें जेड एक्सिस में, तो एल जेड कॉस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा इसका कंपोनेंट? अगर हम इसका कंपोनेंट ले लें तो ये क्या होगा? ये होगा एल कॉस थीटा, और इस एल कॉस थीटा को ही बोल रहे हैं एल जेड, एल कॉस थीटा को ही बोल रहे हैं एल जेड। और एल जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है एम एच अपॉन 2 पाई। वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया जेड कंपोनेंट का क्या मतलब है? अदिति बोलना। अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब और पॉइंट्स लिख लो इस पे। एम एच, एम एच, एम एच, कहीं एन एच लिख दिया हूं क्या? हर जगह मैं एम एच लिखा हूं, यहां भी एम एच लिखा हूं, एम इंटू एच, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। With respect to a fixed direction, say z, orbital angular momentum of electron in an orbital can have 12 plus 1 possible directions with each direction represented by each value of m। और एक तो और याद रख लो आप, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये शायद बताया था मैं आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताया था, दोनों बात बताया था, लेकिन इतना डिटेल से ऐसे करके नहीं बताया था। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एल एस, ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एस नहीं, ऐसे लिखो इसे, रूट अंडर कैपिटल एस इंटू कैपिटल एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, वेयर कैपिटल एस हो जाएगा टोटल स्पिन एन इंटू एस बराबर सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स
of all the electrons. इसी को बोलते हैं टोटल स्पिन। हाउएवर मैं ये दोनों क्वांटिटी आपको वहां पे पढ़ाया था, कहां पे, क्वांटम नंबर जब पढ़ाया था, तो हाउएवर मुझे उस समय सिर्फ इतना ही बोला था फॉर्मूला याद रख लो। अभी भी मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद रख लो, बट मैं कुछ बातें बोला हूँ अबाउट डायरेक्शन की, इसके डायरेक्शन में बहुत लफड़ा है, तो कुछ पॉइंट याद रखें तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपने। अदिति में एलजेड बताया होगा यार, ऐसे मत बोलो यार, एलजेड बताया होगा, मैं नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया। मुझे कुछ और नहीं पढ़ाना है, चैप्टर फिनिश हो गया। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो शुरू कर दें या अगली क्लास में शुरू करें, या किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ। शुरू कर दूं? मेरा मन कर रहा है अगली क्लास में शुरू करते हैं, आराम से शुरू करेंगे, नए फाइल से शुरू करेंगे। थोड़ा बात करते हैं आपसे कि आपको सही लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, बात करते हैं। इससे भी आप मैसेज करते हैं वो अच्छा है कि अभी हमें पूछ लीजिए। अरे रेडॉक्स बहुत इजी है युवराज, उस समय पढ़े नहीं होगे। उस समय ना क्या होता था, आप हमें तंग ज्यादा करते थे, चुपचाप मेरी बात नहीं सुनते थे। रेडॉक्स एक्सट्रीमली इजी चैप्टर है, एक्सट्रीमली इजी। मतलब आप, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी लगा तो रेडॉक्स एटॉमिक के रिस्पेक्ट में महा इजी है बेटा। जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, देख लेते हैं। जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 11, at temperature T, the average kinetic energy of any particle is 3/2 kT. The de Broglie wavelength follows the order. एटी परसेंट नहीं 100% बनेगा, आप ध्यान से पढ़िए ना केवल। अदिति आइडियल गैस ज्यादा टफ है, रियल गैस मुझे टफ नहीं लगता, आइडियल गैस टफ है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। जहां पे भी कॉन्सेप्ट ज्यादा आएंगे ना, आइडियल गैस में और क्या है, मैं जब पढ़ाया था तो टाइम का ख्याल रख रहा था, तो हर कॉन्सेप्ट पे मैं एक ही सवाल कराया हूँ, हालांकि वो सवाल काफी ब्यूटीफुल है। हर कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कराया हूँ, वो सवाल ब्यूटीफुल है। एक एक और कराता तो और अच्छा होता, बट एक ही सवाल मैं हर कॉन्सेप्ट पे कराया हूँ। तो आइडियल टफ है, आइडियल क्या है, टफ है, नो डाउट। रेडॉक्स में कुछ मैं बात करूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद देखूंगा अगर क्लास बचेगा कुछ तो अपन रेडॉक्स में कुछ रिवीजन करेंगे। हम जब तक आपको रेडॉक्स का सॉल्यूशन बना के नहीं भेजेंगे ना, तब तक अपन से अभी कुछ मत करो। मेरे सॉल्यूशन देखने के बाद आपको रेडॉक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ेगी। जेम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है टेम्परेचर टी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। कह रहा है कि द वेवलेंथ फॉलोज ऑर्डर, लैम्डा किसका ऑर्डर फॉलो करेगा? तो फोटोन है, थर्मल इलेक्ट्रॉन है, यही होगा यार, और न्यूट्रॉन है, थर्मल न्यूट्रॉन है। तो लैम्डा होता क्या है? लैम्डा होता है h/√अंडर 2m/ke काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट मान लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी सबका सेम आ गया।
तो लैम्डा का इनवर्स रिलेशन आ गया मास से। अब देखिए न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का मास कम तो लैम्डा ज्यादा होगा। अब फोटोन का मास टेंड्स टू 0, तो फोटोन का मास सबसे कम। देखिए फोटोन का अगर मास निकालिएगा तो कुछ ना कुछ मास आ जाए, मास किसी फोटोन का निकालिएगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि फोटोन का मास क्या होता है तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। बट ऑन पेपर कैलकुलेशन कीजिएगा तो अगर E बराबर mc² होता है तो एक फोटोन का एनर्जी लीजिएगा और यहाँ m लीजिएगा और c² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ मास तो आएगा ना। E बराबर mc² होता है, तो एक फोटोन की एनर्जी जब लीजिएगा और उसको mc² के बराबर कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मास तो कैलकुलेट आएगा होगा। बट वो मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से भी कम होगा, इसलिए फोटोन की जो वेवलेंथ आएगी वो सबसे ज्यादा होगी। प्राज्वल भारद्वाज क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले इस क्वेश्चन पे बात करो ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्या बोला हमने कि फोटोन का मास ऐसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, बट फोटोन की कुछ एनर्जी होती है, तो एनर्जी का एक फार्मूला होता है E बराबर mc²। यहाँ पर इस फार्मूले में रख अगर हम देंगे एनर्जी की वैल्यू और C का वैल्यू रख देंगे तो कुछ ना कुछ मास निकल कर आएगा, वो फोटोन का मास होगा। लेकिन ऐसे इन जनरल बोला जाए कि मास ऑफ फोटोन तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और उससे हम लैम्डा निकाल लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लेंगे। अब आपने पूछा है जेई मेन का 30, तो अच्छे से बनाया भी हूं, क्या दिक्कत आ रहा है बेटा 30 में? प्राज्वल भारद्वाज क्या दिक्कत आ रहा है 30 में? जेई मेन क्वेश्चन 30 में क्या दिक्कत आ रहा है सॉल्यूशन देखने के बाद? प्राज्वल सॉल्यूशन देखो यार, बहुत क्लियरली सॉल्यूशन देखो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है प्राज्वल सॉल्यूशन तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? ग्रुप में नहीं हो? प्राज्वल भारद्वाज ग्रुप में है तो फिर क्यों नहीं है सॉल्यूशन, बताओ। बोलो ना, नहीं देखे हो? अच्छा नहीं देखे हो, आई हैव नॉट सीन, यू हैव सॉल्यूशन बट यू हैवंट सीन सॉल्यूशन, सो प्लीज गो गो थ्रू सॉल्यूशन। प्राज्वल गो थ्रू सॉल्यूशन। हिमाक्षी जैन क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट। रेडबर्ग कांस्टेंट है यूनिट ऑफ एनर्जी। Rydberg constant has unit of energy. वन बाई लैम्डा होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आर का यूनिट जो आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स है ना? बट एक मैं पॉइंट बोल रहा हूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, या एनर्जी को एंगस्ट्रॉम इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे प्रेशर को mmHg में एक्सप्रेस करते हैं ना, वैसे ही एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में, से प्रेशर मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मिलीमीटर तो लेंथ की यूनिट है, प्रेशर की कैसे हो सकती है? बट करते हैं ना।
क्योंकि रोजी कांस्टेंट है। उसी तरह से एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में अपन एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी होता है hc/लैम्डा। एनर्जी क्या होता है? hc/लैम्डा। आप ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर किसी एनर्जी का डाटा देखोगे ना, CFSE 12th में पढ़ोगे, CFSE वगैरह डाटा, तो वहां सारी एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में ही गिवन होती है। तो E बराबर होता है hc/लैम्डा। hc फिक्स वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगा। तो चूंकि hc की क्वांटिटी हमें फिक्स है, तो एनर्जी का डिपेंडेंस आया सिर्फ लैम्डा पे। इट बेटर टू से 1/लैम्डा पे। 1/लैम्डा का जो यूनिट होगा वो एनर्जी का यूनिट बोल दिया। कहा यार hc तो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हम कभी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेरी फ्रिक्वेंटली इन केमिस्ट्री एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। थोड़ा अजीब लगता है, बट जैसे प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं ना mm ऑफ hg लेंथ की यूनिट में, उसी तरह से एनर्जी को भी एक्सप्रेस कर लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। क्योंकि हमें पता है hc का जो वैल्यू है वो हमें पहले से पता है, तो हम जस्ट उसमें hc को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। आई होप कि हिमाक्षी जैन जी आपको ये बात 18 का 4 समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है। अदिति, जब मैं व्हाट्सएप पे आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ तो आप उसे सेव करके रख लो ना अपने डिवाइस में। ये कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है कि हर बच्चा जो अटेंड करेगा उसे ये सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं है। ये पर्सनली मैं आपके लिए बनाया हूँ। क्लियर? कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो जनरल सॉल्यूशन है, उस जनरल सॉल्यूशन से पहले मैं जनरल सॉल्यूशन ही भेजता था, तो उस जनरल सॉल्यूशन से दिक्कत होती थी। हाँ, ओलियम में फेस प्रॉब्लम आ सकता है, हालांकि बहुत मेहनत से पढ़ाया था मैं ओलियम। अगर वो कोई लेक्चर आप दोबारा देख लें तो क्लियर हो जाएगा। है तो सिंपल सा चीज, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब जो आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं रेडॉक्स में, ओलियम में, एक बार मुझे सिलेबस को फिनिश कर लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे क्या जगह बचता है, तो हम आपसे पूछ लेंगे और फिर उसको रिवाइज करा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आज पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया। हम अगली क्लास में देखेंगे। एंड प्लीज होमवर्क करके आना। होमवर्क जितना करोगे उतना अच्छा हो। ये लेक्चर नंबर कितना है? 13 ना? प्लीज बताओ, लेक्चर नंबर 13 है ना? यस। 14 है क्या? देख लेता हूँ, अभी पता लग जाए। हाँ, 14 है। नहीं ना, मेरे में 12th पहले से लिखा हुआ था, इसलिए कल का 12th को 13 लिखा मैंने। देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। कल का 12th था, आपने बताया था, मैं 12th लिखा तो मैं देखा कि मेरे में सेव है 12th लेक्चर 12th नाम से पहले से, फिर उसे 13th किया। कोई नहीं, एका का उल्टा पुल्टा है तो आप चेंज कर लेना बाद में। अब तो खत्म ही हो गया।
चैप्टर फिनिश हो गया। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।